नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के दौरे पर हैं। सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। बता दें कि मोहम्मद मुइज्जू के मालदीव की सत्ता में आते ही भारत के साथ मालदीव के संबंधों में खिंचाव पैदा हो गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत दौरे पर आकर इस खिंचाव को दूर कर दिया है। भारत ने बताई फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका। भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करने के बाद अब मालदीव ने रिश्तों में सुधार लाने की पहल शुरू की है। यही कारण है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसी बीच दोनों शीर्ष नेताओं ने मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया और दोनों नेताओं ने अड्डू में भारतीय वाणिज्य दूतावास और बेंगलुरु में मालदीव वाणिज्य दूतावास खोलने पर चर्चा की। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है, फिर चाहे प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो या कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। भारत और मालदीव के बीच कई समझौते। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का जिक्र करते हुए कहा, मालदीव की जरूरतों के अनुसार 400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी एक्सचेंज समझौता भी पूरा हो गया है। पीएम ने कहा, हमने मालदीव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक सहयोग पर चर्चा की है। वहीं इस बीच भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयों को मालदीव को सौंप दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सहायता से मालदीव ने 28 द्वीपों पर जल और सीवेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 6 अन्य द्वीपों पर भी काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनी माधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज
भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। वाणिज्य दूतावास खोलने पर चर्चा। मालदीव के साथ हुए समझौतों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अड्डू में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास और बेंगलुरु में एक नया मालदीव वाणिज्य दूतावास खोलने पर चर्चा की है। ये सभी पहल हमारे लोगों के संबंधों को मजबूत करेगी। वहीं पीएम ने बताया कि एकता हार्बर परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का समर्थन करना जारी रखेंगे। अड्डू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी हमने बात की है। इन सभी पहलों से हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दिया धन्यवाद। वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में बोलते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ अपने संबंध और मजबूत करेंगे और भविष्य में एक दूसरे के सहयोग के लिए दिशा तय करेंगे। उन्होंने कहा, Let me start by conveying my sincere gratitude to President Her Excellency Draupadi Murmu for the invitation extended to me. I also thank the President Prime Minister Modi, the government and friendly people of India for the warm welcome and generous hospitality accorded to me and my delegation since our arrival yesterday. Prime Minister Modi and I held extensive discussions, taking stock of our successful development journey together and charting a path for the future collaboration between our two countries. We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. भारत से मिली सहायता के लिए पीएम का आभार। वहीं भारत से मिली सहायता पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि मालदीव के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में भारत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत के समय में मालदीव के साथ हमेशा खड़ा रहा है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा, I'd like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years, including the recent budgetary support in form of rollover of the T-bills. I'm thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. Our discussions today underscored a shared commitment to remain engaged on further measures that will bolster the Maldives' economic resilience and stability. We had just now had the virtual launch of the RuPay card, which promises to enhance financial accessibility for the people of Maldives and India.
We also just marked the completion of 700 housing units under the Indian Exim Bank's Buyer's Credit Scheme to address the housing needs in the Maldives. Additionally, we witnessed the inauguration of Hanimadu Airport runway, which would lead to better connectivity for economic growth. मालदीव को भारत से क्या क्या मिला? 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली को लेकर समझौता। भारत की तरफ से मालदीव में अब रुपे कार्ड करेगा काम। भारत ने मालदीव को 700 सामाजिक आवास सौंपे। पुनर्विकसित हनीमादू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। खिलाफुसी में एक नए वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहयोग। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला। दोनों देश के संबंध हो गए थे तनावपूर्ण। दरअसल भारत और मालदीव के बीच आपसी संबंध पिछले साल नवंबर से ही तनावपूर्ण हो गए थे, जब चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। मोइजू ने भारत से कहा था कि वह भारत द्वारा उपहार में दिए गए 3 विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला लें, जिसके बाद भारत ने 10 मई तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया था और उनकी जगह डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए असैन्य कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। बता दें कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है। जिससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव की हालिया यात्रा के बाद राष्ट्रपति मोइजू की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उम्मीद है कि इससे लोगों के बीच सहयोग व मजबूती को और गति मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साहसिक कार्यों की सराहना की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस हाई लेवल बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीएम शामिल हुए। नक्सलवाद पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो वहीं आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की जगह बैठने में उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल एरिया में इसके खात्मे के लिए अंतिम प्रहार किया जाएगा और हम 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना है तो नक्सलवाद को खत्म करना होगा। हमारे संयुक्त प्रयास, सभी राज्यों के साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं। वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास, उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट
वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन से हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने के लिए हमने 2 रूल ऑफ लॉ बहुत समय पहले देश ने तय किए थे। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज प्रस्थापित करना और गैर कानूनी हथियारी गतिविधियों को पूर्णतया से बंद करना, और दूसरा, इतने लंबे नक्सल आंदोलन के कारण एक क्षेत्र जो विकास से महरूम रह गए, विकास वहां पर पहुंचा नहीं है, उनकी जो क्षति हुई है वो क्षति को बहुत तेजी से बढ़ते हुए, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे सस्ता अनाज की दुकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, ये सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ ये कमी को पूरा करना। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सफलता प्राप्त करी। 2022 में पहली बार वामपंथी उग्रवाद की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही। 30 साल के बाद पहली बार यह आंकड़ा 100 के नीचे टच किया है। वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से आशा की किरण दिखाता है। 14 से 24 में बहुत कम घटनाएं दर्ज होती गई है, ग्राफ लगातार नीचे गया है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी ग्राफ जबरदस्त आगे बढ़ा है। एक प्रकार से इसका विहंगावलोकन करें तो वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीमबांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए। वहां पर सैचुरेशन का काम चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, जनवरी से अब तक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लगभग 194 नक्सली मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने इस दौरान देश भर में नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से अपील की और कहा कि अपने हथियार डालकर ये लोग आकर्षक पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर देश के विकास में योगदान करते हैं। अगस्त को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए
और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीफ। वहीं बैठक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिक्र करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने क्षमता निर्माण में बहुत अच्छा काम किया है, महाराष्ट्र ने भी किया है, लेकिन सभी राज्यों को अच्छी प्रथाओं का आदान प्रदान करके क्षमता निर्माण के लिए एक संयुक्त अभियान चलाना होगा। मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब 3 गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देते हैं। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू किया था। इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। वहीं बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। महाराष्ट्र इसमें आगे रहेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है कि कोई भी नई भर्ती नक्सल संगठनों में नहीं हो रही। जल्द महाराष्ट्र से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहले 550 नक्सल टीमें थी, अब सिर्फ 55-56 टीमें रह गई हैं। 2047 विकसित भारत 2047 इसको हमें सपना पूरा करना है, तो नक्सलवाद को पूरे देश में से खत्म करना चाहिए और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज उत्तर गढ़चिरोली है, वहां पर कोई नक्सलवाद नहीं है। कई जगह पर बचा हुआ है, वो भी नक्सलवाद हम खत्म करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर आज जो कोई भर्ती जो रिक्रूटमेंट होती है नक्सल गैंग में वो बंद है। एक भी पुलिस शहीद नहीं होता है, शहादत नहीं होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस की बात है और इसलिए यहाँ पर हमने डेवलपमेंट किया है, रोड बनाए हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, नौकरियां है, इंडस्ट्री वहां पर लेके गए। अब इंडस्ट्री की लाइन लगी हुई है। पहले जब मैं गार्डियन मिनिस्टर था तब से इसकी शुरुआत की और निश्चित रूप से आज उसका फल हम देख रहे हैं कि हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही है, काम मिल रहा है, उनकी मानसिकता बदल रही है और इसलिए कई जो नक्सलवाद जो है नक्सलवादी बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादी जो है खत्म हो रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा ऑपरेशन में मारा जा रहा है या सरेंडर हो रहे ये या गिरफ्तार हो रहे। और इसलिए महाराष्ट्र में जब 2026 की बात हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने की है, महाराष्ट्र उनके साथ में रहेगा। जल्दी महाराष्ट्र का पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सली हिंसा में 72% की कमी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नक्सलवाद के खतरे से प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में नक्सलियों के प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए, इस दिशा में व्यापक विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। इसके अलावा नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या में भी 82% की कमी आई है।